वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। बायोलॉजी का सेशन है और बायोलॉजी में हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो रिलेटेड टू डीएनए है। तकरीबन जितनी भी अ, जितनी भी कुरिकुलम्स है, पंजाब है, सिंध है या फेडरल है या केपी है, सब में ये चैप्टर मौजूद है क्रोमोसोम एंड डीएनए के नाम से। और ये ग्रेड 11 में भी है एंड ग्रेड 12 में भी है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ग्रेड 11 में थोड़ा सा लोअर लेवल पे है, मतलब उसमें सारी चीज़ों को शॉर्ट किया गया है, जबकि ग्रेड 12 में ये काफ़ी डिटेल के साथ है। तो ये दोनों ग्रेड्स के लिए बेस्ट है। यहाँ हम जो करेंगे वो थोड़े से नॉर्मल लेवल का करेंगे ताकि दोनों इसमें कवर हो जाए, ग्रेड 11 का भी कवर हो जाए एंड 12 का भी कवर हो जाए। ठीक है। डीएनए में जाने से पहले आपको मैं एक टर्म से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जो कि है न्यूक्लिक एसिड। आपने शायद ये नाम पहले सुना होगा। अगर सुना है तो आपके लिए ये टॉपिक आसान हो जाएगी। न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ है? न्यूक्लिक एसिड असल में पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, जो कि बहुत सारे यूनिट्स की कॉम्बिनेशन से बनती है। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन क्या होता है ये आपको मैं इंशाल्लाह बताता हूँ अभी। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉली का मतलब होता है मैनी, और न्यूक्लियोटाइड्स ये कुछ यूनिट्स होते हैं, ऐसे यूनिट्स जो कंबाइन हो जाए तो इससे एक स्ट्रक्चर बनती है, या फिर डीएनए बनती है या आरएनए बनती है। ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ है? ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ है? न्यूक्लिक एसिड ये वो स्ट्रक्चर होता है या ये वो चीज़ है जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हम कंबाइन करें, उनको लिंक करें एक दूसरे के साथ, तो ये बन जाती है। अच्छा, स्टार्ट मैं यहाँ से करूँगा कि हम इसको कैसे देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं। तो ये एक डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप लोगों को नज़र आ रही है? अच्छा, इसमें देखिए ये एक सेल है, एक ह्यूमन सेल लिया गया है, और इस सेल के अंदर आपको दरमियान में कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जो रेड सी भी हैं। इसके अंदर आप देखें ये सेल का न्यूक्लियस है। ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको नजर आ रहे हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स। ये देखिए स्मॉल स्मॉल है यहाँ पे, इसको इनलार्ज किया गया है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो इसमें 23 होते हैं। 23 + 23, तो ये बनते हैं 46। मतलब कि ह्यूमन के एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। अब इस क्रोमोसोम को अगर हम अनजिप करें, थोड़ा सा अंदर खोलने की कोशिश करें, तो आपको इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, देखिए इस स्ट्रक्चर को आप देखें, यही वो डीएनए है जिसकी हम बात कर रहे थे। मतलब जो डीएनए है ना, ये अगर बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो जाए तो स्पेसिफिक शेप में, तो फिर ये क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। एक क्रोमोसोम को अगर हम अनजिप करें, इसको अगर हम ओपन करें ना, तो ये एक ही क्रोमोसोम तकरीबन 10 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। ठीक है। ये इसमें इसमें इतनी ज्यादा डीएनए है कि एक क्रोमोसोम को हम 10 किलोमीटर तक लंबा कर सकते हैं, अगर इसकी इसके अंदर जो ये कंडेंसिंग हुई है ना, इस कंडेंसिंग को अगर हम ओपन करें। अच्छा, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे यही डीएनए जो क्रोमोसोम बनाती है। ठीक है। तो आपको मैंने कहा स्टार्ट में कि डीएनए क्या चीज़ है? ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। जिस तरह न्यूक्लिक एसिड का मैंने कहा ना कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो डीएनए भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी आता है, साथ में आरएनए भी आता है। न्यूक्लिक एसिड में दोनों आते हैं, एक डीएनए एंड सेकेंड वन इज आरएनए। ठीक है। मतलब कि डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली डीएनए की बात करेंगे। किसी को पता है डीएनए स्टैंड फॉर?
कोई आइडिया है किसी को? अच्छा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एग्जैक्टली, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए, इसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आप इन दोनों के नाम को देखें तो बिल्कुल नेम इन दोनों के सेम है। ओनली जो डिफरेंस है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीऑक्सी का जो पार्ट है ये डीएनए में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी ये भी आरएनए की तरह है। अब इसका क्या मतलब है, किसी को पता है ये डीऑक्सी क्यों यहाँ पे है? शाबाश, कोई बता सकते हैं? अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसको डीऑक्सी इसलिए कहते हैं कि सेम आरएनए स्ट्रक्चर होती है लेकिन उससे एक ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है, एक ऑक्सीजन इसमें मिसिंग है, वन ऑक्सीजन इज मिसिंग। अगर आप डीएनए की स्ट्रक्चर कंपेयर करें आरएनए की स्ट्रक्चर के साथ, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज है कि आपको लग जाएगा कि ये तो बिल्कुल ये डीएनए सेम है आरएनए के साथ। बस कुछ मॉलिक्यूलर लेवल के डिफरेंसेस है। एक डिफरेंसेस में ये है कि डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में से एक में असल में एक ऑक्सीजन मिसिंग होता है कंपेयर टू आरएनए। तो एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम इसको डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। समझ आ रही है यहाँ पे? अच्छा, आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ इसका। आपको पता चल जाएगा अभी कि ऑक्सीजन कहाँ पे मिसिंग होती है। आपको स्क्रीन पे डायग्राम नजर आ रही है ना, ये मॉलिक्यूलर लेवल डायग्राम है डीएनए की भी एंड आरएनए की भी। अगर आप देख लें तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम सेम है, छोटी छोटी माइनर डिफरेंसेस हैं, देखिए दोनों तकरीबन सेम सेम है। लेकिन इनमें जो मेजर डिफरेंस है यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे एच है बल्कि यहाँ पे ओ एच है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिसिंग है, एक ऑक्सीजन मिसिंग है, वन ऑक्सीजन इज ओनली मिसिंग। ठीक है, और तकरीबन बाकी ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। तो इस वजह से इस एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम इसको डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और इसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं क्योंकि उसमें कोई ऑक्सीजन की डिफिशियंसी नहीं हो। कुछ भी बना लेंगे सर। सर नजर आ रही है आपको? स्टूडेंट नजर आ रही है आपको? जी आ रहा है। ओके, डायग्राम क्लियर है ना? जी मेरे पास क्लियर है। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। अभी हम डीएनए को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों ने ग्रेड 10 में डीएनए के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि दो साइंटिस्ट आए थे 1962 में। एक का नाम वाटसन था एंड दूसरे का नाम क्रिक था। किसी को याद है? वैसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ना ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक ना एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट कि इससे एमसीक्यूज भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी जो एमसीक्यूज है ना वो बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, सॉरी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब हम डीएनए की बात करते तो मैंने कहा कि दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वाटसन एंड दूसरे का नाम था क्रिक। वाटसन और क्रिक। ठीक है, 1962 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे,
इन्होंने किया क्या, इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया था, बाद में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, ये नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट हैं। इन्होंने किया था उन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है? डबल हेलिक्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती क्या है, लेकिन थोड़ा सा आप जहन में रखें कि वाटसन एंड क्रिक ने क्या कहा था कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो ये आपको स्पाइरल स्टेयर केस की फॉर्म में, मतलब एक सेंट्रल एक्सिस होती है उसकी गिर्द आपको नजर आएगी। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि किस तरह डीएनए नजर आती है। ठीक है, वैसे डीएनए को देखने के लिए हमें चाहिए होते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बगैर हम डीएनए नहीं देख सकते, और माइक्रोस्कोप में भी फिर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं। ये जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है इसकी जो रिजोल्यूशन पावर है वो जस्ट 10,000 से आगे, या अगर इंतहाई ज़्यादा एडवांस हो फिर भी 40-100,000 से आगे नहीं जाती। ठीक है, तो डीएनए को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम डीएनए को देखें अनजिप फॉर्म में, तो ये डीएनए स्ट्रक्चर है, आप इसको देखें, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये देखें, इसका एक हेलिक्स हो गया, ये एक हेलिक्स है। तो एट द सेम टाइम ये दूसरी हेलिक्स जा रही है, देखें ये वाली, ये एक जा रही है तो ये दूसरी वाली है। और इनके दरमियान रंग्स मौजूद है। रंग जानते हैं आप लोग? इस तरह हम स्टेयर्स बनाते हैं ना, स्टेयर इस तरह होता है ना, स्टेयर। तो इस स्टेयर की ये जो दरमियान वाली लाइन है ना, इसको हम रंग कहते हैं। तो इस तरह डीएनए में भी रंग मौजूद है। ठीक है, तो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और स्पाइरल स्टेयरकेस की फॉर्म में मौजूद है। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको न्यूक्लियोटाइड्स नजर आएंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा वन बाय वन कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आप लोगों ने बताना है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या है बताएं, शाबाश। जी, कोई बता सकते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? अच्छा, ये वो यूनिट है जो पूरी डीएनए बनाती है या फिर आरएनए बनाती है। मतलब इसका मतलब है कि ये यूनिट ऑफ डीएनए या यूनिट ऑफ आरएनए। अब यहाँ पे हम डीएनए की बात करें तो हम कहेंगे कि इट्स यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है या किस चीज से बनता है, तो आपने नाम सुना होगा नाइट्रोजिनियस बेस की। तीन चीजों से ये बनता है, एक उसमें होता है नाइट्रोजिनियस बेस। द सेकेंड थिंग इज पेंटोस शुगर। पेंटोस का मतलब है कि 5 कार्बन शुगर, पेंट 5 को कहते हैं ना, तो पेंटोस शुगर। ठीक है, एंड थर्ड वन कौन बताएगा, शाबाश। किसी को भी नहीं पता? एक होता है ना फास्फेट ग्रुप, जो फास्फोरिक एसिड भी उसमें होते हैं। न्यूक्लियोटाइड इन तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होता है नाइट्रोजिनियस बेस, एक होता है पेंटोस शुगर, एंड द थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप। इसकी मैं आपको डायग्राम भी बनाना चाहूंगा, बल्कि अगर बनाने की बजाय मैं आपको रेडीमेड स्ट्रक्चर दिखा दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें आपको सिर्फ बेसिक्स दिखाए जाएंगे कि कहाँ पे नाइट्रोजनियस बेस होता है, कहाँ पे पेंटोस शुगर होता है, एंड कहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख लें। मिस्टेकनली मैंने गलत अपलोड कर दिया है।
इस स्ट्रक्चर को आप देख लें, ये एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बनता है, ये एक यूनिट की स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड तो पूरी जिसमें नाइट्रोजनियस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप सारे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये नाइट्रोजनियस बेस है, ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर, एंड दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। अगर अगर हम इसकी थोड़ी सी मॉलिक्यूलर लेवल की स्ट्रक्चर इसकी देख लें तो ये कुछ इस तरह दिखती है। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि फिर समझने में मुश्किलात होती है। ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर। आपको जो नाइट्रोजनियस बेस मैंने कहा था फर्स्ट वन, ये नाइट्रोजनियस बेस है, ठीक है। वैसे नाइट्रोजनियस बेस जो है वो अटैच टू द कार्बन नंबर 1। ये जो है ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होते हैं। देखिए ये 1, ये 2 हो गया, ये 3, दिस इज 4 एंड दिस वन इज, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर कार्बन इधर होता है, ठीक है। ये कार्बन नहीं है, अच्छा ये ओ आपको जो नजर आ रहे हैं ये कार्बन नहीं है, इसकी जो 5 नंबर कार्बन है वो इधर ही होती है, सही है। तो ये पेंटोज शुगर ये अटैच है किसके साथ, फिर नेक्स्ट इज फॉस्फेट ग्रुप, आपको नजर आ रही है यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप है। अच्छा, जो फॉस्फोरिक एसिड है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है ना, इसको हम ईस्टर लिंकेज कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इन दोनों के दरमियान इसकी जो बॉन्डिंग है ना, इसको हम कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं, इसको हम ईस्टर लिंकेज कहते हैं, ठीक है। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फोरिक एसिड एंड द carbon number 5 of the pentose sugar is called what, that is called the ईस्टर लिंकेज, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉन्ड है ना ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान बनती है। कार्बन नंबर 4 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, जिस तरह ये OH है, ये OH है, तो इसी तरह कार्बन नंबर 4 पे भी एक OH मौजूद होता है उसके दरमियान। मतलब उसकी OH और ये जो H3PO4 आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला H3PO4, ठीक है। सो इस H3PO4 और OH के दरमियान कौन सी लिंकेज बनती है, ईस्टर लिंकेज बनती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं नाइट्रोजनियस बेसिस को ज्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। नाइट्रोजनियस बेसिस हमारे पास 4 है। कितने हैं, 4 बेसिस हैं। कौन कौन से हैं, शाबाश, ये तो आसान है ना। एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ये डीएनए के लिए है, अच्छा। अगर हम आरएनए की बात करें तो ये जो थायमीन है ना, थायमीन, इसकी जगह आरएनए में यूरासिल होता है। ये एक डिफरेंस है बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये आरएनए में यूरासिल होता है इंस्टेड ऑफ थायमीन। थायमीन आरएनए में एब्सेंट होता है, अच्छा। अच्छा, ये जो 4 बेसिस है, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन, इनकी 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं, इनकी 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं प्यूरीन, प्यूरीन, ठीक है, एंड दूसरी को हम कहते हैं पायरामिडीन। प्यूरीन क्या चीज है एंड पायरामिडीन क्या चीज है। पायरामिडीन वो सिंगल रिंग कंपाउंड है, ठीक है, सिंगल रिंग कंपाउंड है। जबकि अगर आप प्यूरीन को देखें तो ये डबल रिंग कंपाउंड है। आपको दोनों की डिफरेंसेस इंशाल्लाह भी दिखाऊंगा। प्यूरीन में कौन से आते हैं, पायरामिडीन में कौन से आते हैं, किसी को पता है।
मैंने कहा ना पायरामिडीन सिंगल रिंग है। हमारे पास डीएनए और आरएनए में तीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, एंड दैट इज विच वन? थायमीन, साइटीन एंड यूरासिल। ये तीनों सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि एडेनिन एंड गुआनिन ये दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर है। आपको थोड़ा सा अगेन बता दूं कि नाइट्रोजीनियस बेसिस की हमारे पास फोर हैं। एक है एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन, ये डीएनए में होते हैं। और जो फिफ्थ वन है वो यूरासिल आरएनए में मौजूद होता है, जबकि आरएनए में थायमीन एब्सेंट होता है। डीएनए में थायमीन प्रेजेंट होता है, यूरासिल एब्सेंट होता है। आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, थायमीन एब्सेंट होता है। ठीक है। और इन चारों की फिर दो टाइप्स हैं। एक को हम प्यूरीन कहते हैं, दूसरे को हम पायरामिडीन कहते हैं। प्यूरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि पायरामिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। एंड फिर इसकी जो दो कैटेगरीज बन गई हैं उनमें प्यूरीन में कौन सा आता है? एडेनिन गुआनिन आता है। एंड पायरामिडीन में कौन सा आता है? थायमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ये आपको ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू फॉर्म में ये अक्सर आता है। एमसीक्यू को थोड़ा सा वो चेंज कर लेते हैं, बट अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड की भी टाइप्स होते हैं। अ, उसमें जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस भी दिखा दूं, ताकि आपको ये डबल और सिंगल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए कि डबल रिंग कौन से है, सिंगल रिंग कौन से। इस स्ट्रक्चर में देखें, प्यूरीन को टॉप पे लगाया गया है। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये देखें। और इसमें कौन कौन से आता है? एक है गुआनिन, एक है एडेनिन। मतलब ये दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा था। सेकेंड वन है पायरामिडीन। इसमें देखें ये तीन स्ट्रक्चर आते हैं, तीन बेसिस आते हैं। एक है साइटोसिन, दूसरा है थायमीन एंड तीसरा है यूरासिल। और ये सारे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। वैसे ये टॉपिक काफी लंबी है, मैंने तो बता दिया आप लोगों को कि इसके ऊपर। आई थिंक मेरे ख्याल से अब बायो का फिर काफ़ी हो गया। ओके, फिर टाइम फिर आगे हो जाएगा, केमिस्ट्री का भी शुरू कर देते हैं। ठीक है सर, बस एक मिनट दे रही, लास्ट पॉइंट बता दें इनको। ओके। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास वैसे थ्री टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड, सेकंड है डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये असल में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं। मोनो मीन वन, सो मोनोन्यूक्लियोटाइड मीन जस्ट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। और इसमें जो कॉमन है ना, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट।
मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। सेकंड वन जो है वो डाइन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? ऐसी न्यूक्लियोटाइड जो दो से बनी हो, मतलब जिसमें दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ लिंक्ड हुई हो, ठीक है, उसको फिर हम डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सही है। सपोज अगर एक न्यूक्लियोटाइड है, आ, उसको हमने वन कहा, या एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया, सपोज ये वाला एक स्ट्रक्चर, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, एंड इसी के साथ एक और न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट हो गया, तो ये दो न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हो गई, तो इसको हम डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा NAD, जो इन्हें यूनिट 4 पढ़ा हो बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में, तो उनको शायद पता हो, जो बायोएनर्जेटिक्स होते हैं उसमें NAD का बहुत ज्यादा जिक्र आया है। निकोटिनामाइड एडिनाइन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, या इसके साथ है NADP। ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं, और ये वो कंपाउंड्स है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं। थर्ड वन इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। स्टार्ट में हमने इसकी थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाएं तो फिर उससे इसको फिर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और अगेन कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है वो हम फिर क्या बनाता है? DNA बनाता है या फिर RNA बनाता है। यहाँ तक काफ़ी है, इंशाल्लाह डिटेल में आगे पढ़ेंगे अगर मौका मिला। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं।